दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में जैक बोर्ड एग्ज़ाम 2017 के क्वेश्चन पेपर की और उसके आंसर्स की। इससे पहले मैंने 2020 के और जो आपके साइंस के पेपर हैं और मैथ्स के पेपर हैं उनको डाल दिया है, आप उनको देख सकते हैं। जिसका भी आपको सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए आप हमें कमेंट करें और इस क्वेश्चन पेपर को देख लें, और साथ ही साथ हम 2018 और 19 के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करा देंगे। 2017 के क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे? व्हाट टाइप ऑफ लेंस डू यू यूज़ टू रीड द स्मॉल लेटर्स ऑफ ए डिक्शनरी? तो उसका आंसर है आपका उत्तल लेंस, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम लिखना है आपको। नेम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ए बी प्लस सी डी, कुछ ए बी प्लस सी डी रिएक्शन है वो देता है आपको ए डी प्लस सी बी। तो इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं विस्थापन प्रतिक्रिया। अब उसके बाद में आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मानव नेत्र के उस भाग को का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हो। यानी इमेज जो बनती है आई के किस पार्ट पे बनती है, तो वो होता है रेटिना यानी दृष्टिपटल। चौथा क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम का कौन सा यौगिक उपयोग किया जाता है? यानी कि सॉफ्ट करते हैं जिस हार्ड वाटर को, तो हम सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो हम उसे पैरेलल क्रम में या समांतरण श्रेणी में उसको संयोजित करते हैं। छठा है, तांबा एवं जस्ते के मिश्र धातु का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक? तो उसका आंसर है आपका पीतल, या इंग्लिश में कहिए ब्रास। सातवां क्वेश्चन है, नेम ए सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप कोई भी लिख सकते थे, या तो लिख दें अर्थिंग या फिर लिख दें फ्यूज़, ये दोनों ही आपके सेफ्टी मेजर्स होते हैं। आठवां क्वेश्चन आ गया, एल्केन का सामान्य सूत्र लिखना था आपको, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, तो वो होता है CnH2n+2। ये इसका आपका आंसर हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन में आइए, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो 12 किलोमीटर या 14 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तो ही आपको यूज़फुल एनर्जी उससे मिलेगी। 10वां क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 2 तत्व होते हैं, और दोनों का नाम क्या है? अगर नाम पूछा जाए तो हाइड्रोजन और हीलियम। 11वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण चित्र बनाना था आपको जो वस्तु की वक्रता केंद्र पर रखा हो। यानी कि द ड्रॉ ए क्लीन बीम डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड इन ए कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसका ये डायग्राम बनेगा आपका, और इमेज की जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जस्ट उसके नीचे आ जाएगी। अब आ जाइए 12वें क्वेश्चन पे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबोया जाता है तो विलेन का रंग बदल क्यों जाता है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। इसका आंसर है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो विलेन जो CuSO4 वो नीले रंग का होता है, वो बदल करके हरा हो जाता है ना, FeSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है और यह कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है तथा आयरन सल्फेट विलेन बन जाता है। इसका रिएक्शन यहाँ पर हमने दे दिया है आपको। इसके बाद में आ जाइए 13 क्वेश्चन में, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? तो मायोपिया बताना था आपको। तो इससे ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को तो देख पाता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, और इसको जब हम दूर करना चाहते हैं तो अवतल लेंस यूज़ करेंगे, यानी कि कॉनकेव लेंस
यूज़ करेंगे। 14वां क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षार के बीच की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, क्यों? एक उदाहरण दीजिए। तो जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं उन क्रियाओं को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण लिखना चाहें तो HCl प्लस NOH गिव्स NaCl प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे उसने जल बना दिया है। 15 क्वेश्चन में आ जाइए। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों टिमटिमाते नहीं हैं। तो जो ग्रह हैं तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास होते हैं तथा बिंदु आकार के स्रोत से मिलकर एक विस्तृत स्रोत बन जाते हैं। दूरी कम होने एवं प्रकाश के स्रोत बन जाने के कारण प्रकाश के परिवर्तन का औसत मान शून्य हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन कम हो जाती है। इससे ये ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं नज़र आते हैं। 16वां क्वेश्चन है बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। तो आप कोई भी लिख सकते हैं। आपका ब्रेड बनाने में भी यूज़ होता है, डिटर्जेंट में भी यूज़ होता है, ग्लास और साबुन बनाने में भी यूज़ होता है, स्विमिंग पूल के पानी को pH जो मेंटेन करते हैं उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसके यूज़ हैं। 17वां क्वेश्चन है 4 ओम और 16 ओम के प्रतिरोध का समांतरीकरण में जोड़ करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। इसमें हमने रेजिस्टेंस 1 और 2 की वैल्यू रख दी है और बस इसका आंसर आ गया 16/5 ओम। 18वां है सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका कारण बताइए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि सोना इतना लचीला होता है, बहुत ज़्यादा, यानी कि 1 ग्राम सोने में कम से कम आप 66 किलोमीटर लंबी रस्सी यानी वायर बना सकते हैं। इतनी पतली वायर बन सकती है 1 ग्राम में। आप जो सोने की चैन पहनते हैं या फिर आपके माता पिता पहनते हैं सोने की चैन, वो 10 ग्राम की होती है। आप सोचिए उसका 1 ग्राम यानी 10वां हिस्सा आप 1 ग्राम सोने से 66 किलोमीटर लंबी कम से कम रस्सी बना सकते हैं, बहुत पतली, इतना लचीला होता है। तो इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं अत्यंत तन्य, अर्धवर्त्य तथा चमकदार होती हैं। और इनकी एक और ख़ास बात होती है, ऑक्सीजन से इनकी जो बंधुता है, यानी कि ऑक्सीजन से इनकी जो रिएक्शन है वो नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। इसीलिए देखेंगे आप सोना हमेशा चमकता रहता है, चांदी हमेशा चमकती रहती है, काली नहीं पड़ती, जंग नहीं लगता। 19वां क्वेश्चन है 7 सेमी साइज़ का कोई बीम 18 सेमी फोकस की दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है आपको। तो इसमें सिंपल सा है, मिरर फार्मूला लगाना था। मिरर फार्मूला होता है 1/b प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और यहाँ पे u इक्वल्स टू -727 लेंगे क्योंकि ये आपका कॉनकेव लेंस है, इसमें फोकल लेंथ भी माइनस में आता है। तो आपको दे रखी है -18। अब इन सब की वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में रख देंगे 1 नंबर में, और वहाँ से v की वैल्यू निकल जाएगी। और मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, तो उसकी क्या होती है H2/H1 माइनस इक्वल्स टू -b/u। H2 की वैल्यू हमें निकालनी थी, H1 की वैल्यू उसने दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो बस उसको रखना है। और H2 की वैल्यू हमारी -14 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस में आई है तो इन्वर्टेड है, यानी कि आपका उल्टी इमेज बनी हुई है। 20वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इन तीनों इक्वेशंस को आपको संतुलित करना है। तो यहाँ संतुलित करके मैंने लिख दिया है। पहला इक्वेशन में आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और दूसरे इक्वेशन में आपका इधर एक तरफ 4 आ जाएगा और इधर दूसरी तरफ 2 आ जाएगा, और तीसरी तरफ 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है लास्ट में यहाँ पे 4 आ जाएगा। बस यही इक्वेशन को संतुलित करना हो जाता है। 21वें क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण लिखना था। तो इसमें ये रेखाएं वक्र रेखाएं होती हैं, कर्व जैसी होती हैं, और ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मूव करती हैं हमेशा, है ना। और दूसरी बात ये है कि ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया है संकलन अभिक्रिया क्या होती है और विस्थापन अभिक्रिया होती है। इन दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पे एक एक हमने दे दिया है। इसके बाद आ जाइए 23rd क्वेश्चन में, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिनको आप नवीनीकरण मानते हैं, यानी कि आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो एक जल ऊर्जा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहते हुए जल में उपस्थित ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। यह ऊंचाई से गिरते हुए या बहते हुए जल को ऊर्जा के रूप में हम ले लेते हैं, जिससे हम टरबाइन को घुमाते हैं और बिजली उत्पन्न करते हैं, और यही जल वापस समुद्र में चला जाता है और समुद्र से वापस वहीं पे आ जाता है, फिर गिरता है। तो इस तरह से ये रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्सेज है। ऐसे ही पवन ऊर्जा है, यानी कि एयर है आपकी, एयर भी हम ऐसे ही टरबाइन को घुमाने के लिए यूज़ करते हैं। टरबाइन घूमता है आपका, जो विंड मिल है उसकी टरबाइन घूमती है और उससे भी हम ऊर्जा बना लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है, मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी में आपको अंतर लिखने थे, तो इसके हमने काफ़ी अंतर टेबल बना के लिख दिया। इसी तरह आप एग्ज़ाम में भी लिखना। उसके बाद ओम का नियम लिखना था और इसका प्रायोगिक सत्यापन करना था। तो ओम का नियम क्या होता है, तो किसी भी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई इत्यादि स्थिर हों, यानी कि ये चेंज ना हो, यानी कि टेम्परेचर, लेंथ किसी भी मटेरियल की चेंज ना हो, तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर यानी वोल्टेज प्रवाहित होने पर करंट जो है वो समानुपाती होता है, यानी वी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, यानी कि वी को चेंज करेंगे तो आई भी चेंज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपको कर्व बना के दिखाया हमने, जैसे जैसे ये वी बढ़ रहा है वैसे वैसे जैसे जैसे वी बढ़ रहा है वैसे वैसे आई बढ़ रहा है, या आप कह सकते हैं जैसे जैसे ये आई बढ़ रहा है वैसे वैसे ये वी बढ़ रहा है। यानी कि अगर यहाँ पर हमने सोचा कि आई बढ़ा है तो इतना ही जितनी दूर ये बढ़ा है उतनी दूर ये बढ़ा है, तो इन दोनों को हम जब मिलाएंगे तो ये कर्व आपका यहाँ पे बन जा रहा है। इसका ये डायग्राम बनाना था। डायग्राम बनाने के बाद में आपको केवल इसके जो संरचना थी इसको लिख देनी थी, बस। इसके बाद आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। इसके बाद में इस चित्र में दिए गए हैं, तो इसका 1, 2 और 3 और 4 नंबर की आपको नाम लिखने थे कि क्या क्या हैं। तो पहला था आपका कैथोड है, दूसरा एनोड है और तीसरा आपका अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विलयन है, यानी कि एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और लास्ट में आपका कचरा है, जंक है, जो हम बोल सकते हैं कि एनोड पंख बोलते हैं हम, या अपद्रव्य हिंदी में बोलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, प्रोटीन यौगिक के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है। तो इसमें ये क्या है, अब हम आ गए ग्रुप बी में, जीव विज्ञान में, ठीक है। तो इसमें जो है उसका आंसर है अनिवार्य कौन सा प्रोडक्ट है, तो वो एमिनो एसिड है। दूसरा है आवेग उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक होता है मेन, तो वो होता है न्यूरॉन। उसके बाद में आपका समान जीन संरचना वाले जीव को क्या कहते हैं, तो वंश कहते हैं, या फिर डायनेस्टी भी बोलते हैं हम। XY और XX किन नामों से जाना, तो XY मेल के लिए होता है और XX फीमेल के लिए होता है, इन नामों से भी जाना जाता है, जीन्स होते हैं ये। भारत में बड़े बांधों की आवश्यकता अवधारणा को किन लोगों ने विकसित किया था, तो इनको विकसित करने वाले किसान थे और विभिन्न जातियों के लोग थे। 32वां क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में पौधों में समुचित परिवहन तंत्र की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो पौधों में किस परिस्थिति की आवश्यकता होती है, तो परिस्थिति ये होती है, रीज़न ये होता है कि जो आपके जाइलम है वो क्या करते हैं, आपको देखिए जड़ तो नीचे होता है ज़मीन में, तो वो तो पानी ले लेते हैं, लेकिन तने और पत्ते और फूल और जो फल हैं उन तक नहीं पहुंचता, तो उन तक पहुंचाने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। 33 क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में प्रजनन या जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है, क्यों। तो ये इसका रीज़न ये है, एक किस कोशिकीय तो आसानी से अपना जो है ये जनन प्रक्रिया आराम से कर लेते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम देखते हैं बहुकोशिकीय जीवों में जनन प्रमुख रूप से लैंगिक जनन का कार्य द्वारा होता है, और बहुकोशिकीय जीवों द्वारा एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए होती हैं, यानी कि हर कोशिका का कुछ अपना कार्य होता है, इसीलिए जटिल प्रक्रिया है। 34वां क्वेश्चन है, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या योगदान है। तो जीवाश्म जो है हमारे को
सब कुछ बताते हैं। जो पुराने प्राचीन काल के जो अवशेष मिलते हैं उसी से तो हमें पता चलता है कि ये डायनासोर्स थे या फिर और कुछ भी जीव थे। तो उन सभी के बारे में आपको लिखना था। 35वां क्वेश्चन है, पोषी स्तर क्या होता है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए जिसमें पोषी स्तर को नामांकित कीजिए। तो किसी साध श्रृंखला के विभिन्न चरणों को या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। और जैसे कि घास को हिरण खाती है और हिरण को शेर खाता है, इस तरह से ये होता है। तो प्रथम पोषी स्तर हो गया घास, द्वितीय हो गया आपका हिरण और तृतीय हो गया आपका शेर। ठीक है। इसके बाद में आ जाइए 36 नंबर क्वेश्चन पे, परितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्क्वेंजर इन इकोसिस्टम? तो परितंत्र में और अपमार्जक क्या करते हैं? ये क्या करते हैं, जो है ना आपके कचरा या फिर सब कुछ जो भी हम फेंकते हैं तो उनको यही अपमार्जक ख़त्म करते हैं। जब हम देखते हैं कुछ कचरा फेंक दें और 1-2 महीने बाद देखेंगे तो वो वहाँ पे नहीं मिलता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो इस तरह से इन अपमार्जकों का विशेष काम है। इसके बाद आ जाइए 37 क्वेश्चन पे, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में अंतर बताना था। तो पादप हार्मोन साधारण जैविक पदार्थ होते हैं और जंतु हार्मोन जटिल जैविक पदार्थ होते हैं। पादप हार्मोन जाइलम या फ्लोएम द्वारा पूरे पादप में पहुंच जाता है और जंतु हार्मोन रक्त के द्वारा पहुंचता है। जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में संश्लेषण किए जाते हैं, जबकि पादप हार्मोन संश्लेषण में शरीर का कोई खास अंग शामिल नहीं होता। जंतु हार्मोन के कुछ उदाहरण जैसे इंसुलिन, थायरोक्सिन, प्रोस्टेट्रोन, एक्स्ट्रोन, ये सब हैं। और पादप हार्मोन में ऑक्सीजन, आपका साइटोनिन और गिबरेलिन, ऑक्सीसिक एसिड वगैरह ये सब हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 38, संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य की परियोजनाओं के क्या लाभ हो सकते हैं? ये लंबी अवधि में बनाई गई परियोजनाओं से किस प्रकार भिन्न हैं? तो संसाधनों का हमें बहुत ही ढंग से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे संसाधन स्रोत बहुत ही लिमिटेड हैं। हमें उनको सुरक्षित रखना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए। मुनाफा अगर कम से कम यूज़ करके मुनाफा कमाते हैं तो वो भी बेटर है। इस तरह से आपको इसमें लिखना था। और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें सुरक्षित रहना चाहिए। जो हमारे वंशज आएंगे, जो हमारे पीढ़ी आएंगी, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। तो हम इसको ख़त्म भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये था पूरा सॉल्यूशन और ये था आपका साइंस का पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक बटन प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी मदद हो पाए और वो लोग भी इस चैनल से काफ़ी बेनिफिट उठा पाएँ। आपके सारे एग्ज़ाम्स के पेपर मैं धीरे धीरे 2-4-10 दिनों में कम्प्लीटली डाल दूँगा। आप बने रहें इस चैनल के साथ में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।